हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो हमारी इकोनॉमिक्स की जो एक सीरीज़ है वो चल रही है, जिसके लिए मैं आज एक लास्ट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, जिसका टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग इज़ द लास्ट यूनिट जिसके ऊपर हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। इससे पहले मैं काफ़ी सारी मैराथन सीरीज़ जो है वो बना चुकी हूँ, काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, कम्प्लीटली कवर करना चाहते हैं अपने पेपर से पहले अपना पूरा सिलेबस कुछ ही घंटों के अंदर, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी वीडियोस का जो लिंक है वो दे दिया है। और अगर आपको वो लिंक नहीं भी मिलते हैं तो भी आप डायरेक्टली मेरे चैनल में जाएंगे, आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने लिखा हुआ है आपकी सारी मैराथन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर यूजीसी नेट। उसको जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ जंप करते हैं। मनी एंड बैंकिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ अपना पूरी जो प्रिपरेशन है, रिवीजन जो है हमारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक मनी एंड बैंकिंग का हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, जैसे मैंने डिस्कस आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी करवा दिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है ये एक, उसके अंदर मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बता दिए थे। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के? फर्स्ट इज़ योर करेंसी, ठीक है, फर्स्ट इज़ योर करेंसी एंड सेकंड इज़ योर डिपॉजिट्स। क्लियर? तो मनी सप्लाई या तो आपकी करेंसी की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि आपकी करेंसी नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, उनकी फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर आपके डिपॉजिट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो आपका डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे वो आपका टाइम डिपॉजिट हो। क्लियर? डिमांड डिपॉजिट में भी आपके दो तरीके के डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट्स हैं आपके, देन आपके सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं। देन अगर हम बात करें टाइम डिपॉजिट में, उसमें भी आपके अलग अलग तरीके के हैं, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है। तो इन सबको मिलाकर हमारी क्या बनती है? मनी सप्लाई बनती है। ठीक है, मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको ध्यान देना है, कभी वो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि मनी सप्लाई किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर? बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की, कि मनी सप्लाई को किस किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो फर्स्ट इज M1, सेकंड इज M2, थर्ड इज M3 एंड लास्ट वन इज M4। ठीक है, तो M1 क्या मेजर है? M1 है आपका C+DD+OD, यानी कि आपकी करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स एंड लास्ट वन इज अदर डिपॉजिट बाय विद दी RBI। ठीक है, तो ये तीनों आपके मिलाकर क्या बन जाते हैं? M1 मेजर बन जाते हैं, जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं। ठीक है, नैरो मनी क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मनी के क्लोज मेजर होता है। ठीक है, अगर जिस फॉर्म में हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सचेंज पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिंपली और M1। इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ नैरो मनी, यानी कि आपकी मनी के काफ़ी ज़्यादा पास है ये डेफिनेशन। सेकेंड इज M2। M2 कंसिस्ट ऑफ M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। ठीक है, M1 तो जितना भी आपका पहले है C+DD+OD प्लस जितने भी आपके सेविंग्स डिपॉजिट हैं विद POSB, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, उनको मिलाकर आपका क्या बनता है? M2 बनता है। एंड इट इज़ लेस लिक्विड दैन M1, यानी कि M2 के अंदर जो आइटम्स हैं आपकी, दे आर लेस लिक्विड, यानी कि उसको आप इतनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू M1 की जितनी भी आपके कॉम्पोनेंट्स है। क्लियर? देन कम्स M3। M3 कंसिस्ट ऑफ M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। ठीक है, जितना भी आपका M1 के कंपोनेंट है प्लस आपके टाइम डिपॉजिट जितने भी हैं बैंक्स के साथ। ठीक है, यानी कि आपके रिकरिंग डिपॉजिट हो गए या आपके फिक्स डिपॉजिट हो गए, उन सबको मिलाकर आपका क्या बनता है? M3, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी क्या होती है? इसके अंदर ये आपका मनी के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होता, इसको हम यूजुअली ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स भी। ठीक है, AMR भी हम इसको कहते हैं। अब जो M3 है वो और ज़्यादा लेस लिक्विड होता है एज कम्पेयर टू M1 एंड M2। क्लियर? देन कम्स M4। M4 क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद POSB। ठीक है, टोटल डिपॉजिट आपका जितना भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ है, एक्सक्लूडिंग योर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो हमारा क्या होता है? वो M4 होता है। M4 इज़ द लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, ये क्या है? लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है आपका। और मोस्ट लिक्विड कौन सा है? M1। ठीक है, सबसे जल्दी कैश में कौन सा कन्वर्ट हो सकता है? आपका M1 है, और क्योंकि ये ज़्यादा जो आपका है कैश की फॉर्म में ही है। ठीक है, करेंसी जितनी भी आपके पास है उसकी फॉर्म में ही है। डिमांड डिपॉजिट भी आपके ऑन डिमांड आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट लिक्विड होता है या हाईली लिक्विड होता है आपका M1।
क्लियर है ये सबको? चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स आपके क्या है, ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा रजिस्टर है वो थोड़ा पुराना है, तो इसीलिए जो नोट्स हैं वो भी थोड़े से पुराने हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं जल्दी इन नोट्स को अपडेट करके पीपीटी की फॉर्म में कर दूँगी कन्वर्ट, पर अभी आपका क्योंकि पेपर सेकंड को ही है, तो मैंने सोचा कि आपको मटेरियल मिल जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला है तो भी आप थोड़ा काम चला लीजिए, मैं रीड आउट कर तो आपको बता ही रही हूँ। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक आपका एक ऐसा बैंक है, एक ऐसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या ऐसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स। ठीक है, आपके पैसे को करेगा वो एक्सेप्ट, और आपको बदले में क्या देता है, वो ग्रांट करता है लोन्स। ठीक है, इसके 3 फंक्शंस है। सबसे पहला, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। ठीक है, दूसरा, इट मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है, आपके बदले में वो पेमेंट्स भी कर रहा है, और तीसरा, आपको लोन्स भी एडवांस करता है। तो जो भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ये तीनों फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, दैट टू विद अ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अपना प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस को चलाते हुए, वो क्या होता है, आपका एक कमर्शियल बैंक होता है। क्लियर, समझ में आती है ये सबको? चलो, अब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है मैं बता ही चुकी। सबसे पहले तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, नेक्स्ट इट एडवांसिंग लोन्स। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन जिसके कौन कौन से हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये दे देता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपका, कि जितना भी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जितना भी आपके करंट अकाउंट में पैसा है, उससे ज़्यादा आप क्या कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो वो आपका बैलेंस माइनस में चला जाता है। दैट माइनस बैलेंस इज योर ओवरड्राफ्ट। क्लियर? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, आप बिल ऑफ एक्सचेंज को भी जाके डिस्काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इमीडिएट पैसा चाहिए तो आप क्या करो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर उसे डिस्काउंट भी करवा सकते हो बैंक से, मतलब आपको थोड़ा कम पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आप इन एडवांस कर रहे हो, बैंक को पेमेंट तो बाद में मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा कम पैसा मिलता है, लेकिन आप वो करवा सकते हो अगर आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए तो। नेक्स्ट कम्स एजेंसी फंक्शन। एजेंसी एज एन एजेंट भी वर्क करते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर जनरल यूटिलिटी फंक्शन। छोटे मोटे जो आपके काम होते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी आपको दे दी उन लोगों ने, ठीक है, आपके ट्रैवलर चेक उन्होंने इशू कर दिया, तो ये छोटे मोटे काम भी आपके बैंक्स कर लेते हैं। सो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देन द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज मनी क्रिएशन। ठीक है, मनी क्रिएशन का जो काम है या क्रेडिट क्रिएशन का जो काम है वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। पेपर का क्वेश्चन है कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, तो कमर्शियल बैंक्स करते हैं। अब ये कैसे करते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, तो इसके लिए हमारी कुछ 3 अजम्पशंस हैं। ठीक है, सबसे पहली अजम्पशन तो ये है कि हम पूरे अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर को क्या मानते हैं, पूरे अपनी बैंकिंग जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है उसको क्या मानते हैं, हम एक यूनिट मानते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंक है, जितना भी एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो उसी के अंडर आता है। क्लियर? सेकेंड, यहाँ पर अजम्पशन क्या है कि जितना भी आपका ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बैंक के थ्रू ही होंगी। ठीक है, चाहे आपके डिपॉजिट आ रहे हैं, कोई पेमेंट हो रही है, लोन आ रहा है, लोन जा रहा है, हर चीज़ आपकी बैंक के थ्रू ही होगी, सिर्फ चेक के थ्रू होगी। आपको कुछ भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। दिस इज़ अ सेकेंड आपकी अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन क्या है कि आपको जितना भी डिपॉजिट रिसीव होता है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को जितना भी पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, उसका कुछ प्रपोर्शन जो है उन्हें इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रिजर्व क्या होता है, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR जिसको आप जानते हैं। ठीक है, LRR क्या है आपका, इट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट। जितना भी आपको डिपॉजिट का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक ने कह रखा है वो रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, फॉर एनी कंटिजेंसी पर्पस, जितना भी आपको कुछ फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपको लोगों का पैसा वापस करना पड़ रहा है, या ऐसी डिमांड आ जाती है कि पैसा आपको देना है, तो उस कंडीशंस के लिए आपके पास वो रिजर्व बना हुआ होना चाहिए। क्लियर? तो दैट इज टर्म्ड एज LRR। तो अब ये मनी क्रिएशन की प्रोसेस कैसे चलती है, वैसे तो हम सबको पता ही है कैसे चलती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपकी जो डिपॉजिट क्रिएशन है वो कहाँ तक चलती है। ठीक है, वो आपकी चलेगी जब तक आपका मल्टीप्लाई नहीं हो जाता इनिशियल डिपॉजिट बाय एन अमाउंट ऑफ दैट मल्टीप्लायर। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब वो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/LRR। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, सॉरी ये है आपका यहीं पर लिखा हुआ है 1/LRR। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपका LRR है 20%, तो ये क्या हो जाएगा 1/20 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज इट इज़ 20%, है ना।
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 सिंपली, ठीक है। तो इसका मतलब आपके क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है 5, और मैं मानती हूँ कि मैंने इनिशियली कितना डिपॉजिट लगाया था अपनी इकोनॉमी के अंदर 10,000 रुपये, ठीक है। तो अगर मैंने 10,000 रुपये इनिशियली डिपॉजिट किए हैं बैंक के अंदर, तो जब तक वो अमाउंट 50,000 नहीं हो जाता, यानी कि अब मेरे क्रेडिट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होकर नहीं उतना मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, यानी कि 50,000 नहीं हो जाता जब तक, तब तक ये क्रिएशन जो है वो चलती रहती है, ठीक है। यानी कि जब तक आपके जो रिजर्व्स का अमाउंट है वो टोटल आपका इनिशियल डिपॉजिट के जितना ना हो जाए, ठीक है। मतलब यानी कि आपकी जो टोटल रिजर्व है जब तक वो 10,000 ना पहुंच जाए तब तक ये चलता रहता है, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं जब तक आपके टोटल डिपॉजिट 50,000 ना पहुंच जाए तब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक हम सबको पता है, इट इज दी एपेक्स बॉडी इन दी एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर की एक सुप्रीम बॉडी होती है सेंट्रल बैंक, सुपरवाइज करती है हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो क्या है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाता है, जो कि हमारे इन्फ्लेशन टारगेटिंग को चेक करते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अच्छा एक ये देख लेते हैं कि सबसे पहले आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1935 में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है डेट, आरबीआई का हुआ था 1935 में हुआ था बाय आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो फंक्शंस क्या क्या है इसके, सबसे पहला तो इट इज़ करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू का काम है, यानी कि जो आपके नोट्स होते हैं वो प्रिंट कौन करता है, आरबीआई करता है। यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन के लिए आरबीआई करता है, टू मेंटेन द फेथ ऑफ द पब्लिक इन द लीगल टेंडर, ठीक है, इसीलिए आपका इशू करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए एक एज अ बैंकर भी काम करता है, एज एन एजेंट भी काम करता है, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी काम करता है। तो बैंकर की तरह कैसे काम करता है कि वो गवर्नमेंट के डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, पेमेंट्स करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और गवर्नमेंट को लोन भी एडवांस करता है, ठीक है। देन कम्स एज एन एजेंट, तो एज एन एजेंट क्या करता है, वो गवर्नमेंट का पब्लिक डेट जो है वो उसको मेंटेन करता है, ठीक है, उसको मैनेज करता है। देन थर्ड इज एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह वो गवर्नमेंट को क्या करता है, अलग अलग फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स के अंदर एडवाइस करता है, ठीक है। सो दिस इज सिंपली द बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी कि जो आपके बैंकर्स हैं, यानी कि जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी ये बैंक होता है, ठीक है। तो अब ये एज बैंकर्स बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फर्स्ट इज कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है, जो आपके कैश रिजर्व्स होते हैं अपने पास रखता है, उनकी कस्टडी अपने पास रखता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी एलआरआर, ठीक है। तो ये जो एलआरआर होता है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। फर्स्ट इज योर सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एंड नेक्स्ट इज योर एसएलआर, एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये जो सीआरआर का अमाउंट होता है इसकी कस्टडी कौन रखता है, आरबीआई रखता है, ठीक है। आरबीआई के पास ही एक सीआरआर जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, और जो ये एसएलआर है ये कमर्शियल बैंक खुद अपने पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स रखते हैं, ठीक है। तो इस सीआरआर का कस्टडियन होता है, ये फंक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है कि जब भी कमर्शियल बैंक्स को लोन्स की ज़रूरत है और उसको कहीं से भी लोन अरेंज ना हो पा रहा हो, ठीक है, तो वो लास्ट रिजॉर्ट किसके पास जाएगा, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और सेंट्रल बैंक उसे लोन ग्रांट कर देगा। क्लियर? लास्ट वन इज योर क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करता है। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है कि अगर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, कुछ बैंक जैसे दो बैंक हैं उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होने वाली है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो आरबीआई जो है वो कंप्लीट कर देगा, क्लियर कर देगा। यानी कि आप देखो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अकाउंट मेंटेन करता है आरबीआई, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है एसबीआई को एचडीएफसी के साथ, तो आरबीआई के पास दोनों के अकाउंट्स हैं, तो वो क्या करेगा, इधर से आपका डेबिट कर देगा, दूसरी जगह पर क्रेडिट कर देगा, सिंपली। क्लियर? देन कम्स योर सुपरवाइजर फंक्शन। तो सुपरवाइजर की तरह क्या करता है, सुपरवाइजर में वर्ड ही नजर आ रहा है, सुपरवाइजर, सुपरविजन, ठीक है। तो आपको वो क्या कर रहा है, ऊपर से देख रहा है, ठीक है, ऊपर से आपको नज़र रखता है कि कैसे उसकी ब्रांच एक्सपेंशन अगर करनी है तो कैसे होगी, अगर उसको लाइसेंसिंग देनी है तो कैसे होगी, ठीक है। उसकी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देता है, देन उसकी वाइंडिंग अप के ऊपर ध्यान देगा। क्लियर? इन सब चीज़ों को जो भी रेगुलेट या कंट्रोल करता है वो भी सेंट्रल बैंक होता है। क्लियर? नेक्स्ट कम्स योर
कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है, लास्ट जो आपका फंक्शन परफॉर्म करता है ये, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल भी कौन करता है, क्रेडिट को कंट्रोल भी कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। तो कैसे कंट्रोल करता है, अब देखो इसके काफ़ी सारे आपके मेजर्स हैं। फर्स्ट इज रेपो रेट एंड सेकंड इज बैंक रेट, ठीक है। तो रेपो रेट और बैंक रेट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट कुछ कुछ इनमें डिफरेंस होता है। क्या होता है, पहली बात तो रेपो रेट एंड बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। आपका जो सेंट्रल बैंक है वो लेंड कर रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को, जिस रेट के ऊपर, दैट इज रेपो रेट और बैंक रेट, क्लियर। तो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि रेपो रेट जो है आपके शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए यूज़ होता है और बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो रेपो रेट है आपका कौन सी फैसिलिटी के अंदर आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, LAF के अंडर आपका आता है। यानी कि अगर आपको ओवरनाइट अगर कुछ भी लेंडिंग चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो आप क्या करते हो, रेपो रेट के थ्रू लेंडिंग ले लेते हो, ठीक है, कमर्शियल बैंक से यानी कि ले लेते हैं। लेकिन भाई अगर हम बैंक रेट की बात करें तो वो आपका लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए होता है, ना कि शॉर्ट टर्म। आप ओवरनाइट इसके ऊपर लेंडिंग नहीं कर सकते हो। देन द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट इज कि आपका जो बैंक रेट होता है, ठीक है, बैंक रेट के अंदर आपको कुछ भी कोलेट्रल रखने की नीड नहीं होती, ठीक है। रेपो रेट के अंदर आपको क्या होता है, कोलेट्रल रखना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी या किसी भी तरीके का कोलेट्रल सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ती है। बट इन द केस ऑफ बैंक रेट ऐसा कुछ भी रखने की आपको ज़रूरत नहीं होती, क्लियर। इसीलिए बैंक रेट विल ऑलवेज बी मोर देन योर रेपो रेट। आप हमेशा ध्यान देना, जो आपका बैंक रेट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है आपके रेपो रेट से, ठीक है। बैंक रेट विल ऑलवेज बी मोर देन रेपो रेट। क्यों, क्योंकि बैंक रेट में रिस्क ज़्यादा ले रहा है ना वो, ठीक है, क्योंकि कोलेट्रल रख नहीं रहा तो रिस्क ज़्यादा रहेगा इसमें लेंडिंग का, दैट टू वो लॉन्ग टर्म के लिए भी है, इसीलिए आपका क्या रहता है, रेट ज़्यादा रहता है, क्लियर। थर्ड इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है या OMO क्या है, इट इज सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पब्लिक, ठीक है। क्या है इसका मतलब मैम, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या होता है, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, ठीक है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के काम के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की उनको ज़रूरत होती है अपनी रेगुलर सैलरी पेमेंट के लिए या इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो उन्हें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब अगर ये वर्किंग कैपिटल उनके पास जनरेट नहीं हो पा रही है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वो नहीं ले पा रहे, तो अब वो क्या करेंगे, लोन लेंगे, ठीक है। लोन कहाँ से लेंगे, लोन लेंगे वो पब्लिक से, लेकिन डायरेक्टली पब्लिक से तो लोन ले नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, आरबीआई को क्या कर देते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर देते हैं, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कर देते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, आगे ये जो सिक्योरिटीज़ है जाके कमर्शियल बैंक्स को दे देता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को इशू कर देता है, या फिर आपके जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं उनको दे देता है, देन कमर्शियल बैंक्स के पास जाता है। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं आगे जाके पब्लिक को क्या कर देते हैं, ये इशू कर देते हैं, ठीक है, आगे जाके पब्लिक को इशू कर देते हैं ये वाली सिक्योरिटीज़। अब जैसे ही पब्लिक क्या कर रही है, इन सिक्योरिटीज़ को ले रही है, तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसने सिक्योरिटी ली तो इसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, पैसा देगा तो ये पैसा किसके पास चला जाएगा आपका, इवेंचुअली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट की, और इकोनॉमी के अंदर पैसा क्या हो जाएगा आपका, फॉल कर जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी में आपकी मनी सप्लाई क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने सेल करी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक, जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर सेल करते हो आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो उस केस में क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। और अगर आप बाय करते हो, ठीक है, जैसे अगर आप क्या करो, अगर आपको लगता है इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं है, आपकी डिफ्लेशन का सिचुएशन चल रही है या रिसेशन की सिचुएशन चल रही है, तो आप क्या करोगे, इन पब्लिक से वापस ले लोगे अपनी सिक्योरिटीज़ और उसके बदले में पैसा इकोनॉमी में डाल दोगे, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या कर जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ मैंने रेपो रेट और बैंक रेट का इम्पैक्ट नहीं बताया था, ये मैं एक बार बता देती हूँ। रेपो रेट का कैसे यूज़ होता है, अगर आपने रेपो रेट इकोनॉमी में इंक्रीज कर दिया, ठीक है, रेपो रेट कह लो या बैंक रेट कह लो, एक ही बात है, इम्पैक्ट सेम रहेगा, ठीक है। रेपो रेट अगर आपने इकोनॉमी में क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया,
ठीक है, यानी कि जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंड कर रहा है वो ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी बढ़ जाएगी। किसकी? कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक्स की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, आगे भी अपना महंगा देंगे लोन, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे इकोनॉमी के अंदर। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे अब लोन लेने के लिए, ठीक है। अब वो उनको लगेगा उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ चुकी है, इसलिए अब वो लोन ज़्यादा नहीं लेंगे, तो इस केस में क्या होगा, आपकी बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगी। बोरोइंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लेंडिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। लेंडिंग कम होगी तो इकोनॉमी के अंदर पैसा कम, मनी सप्लाई कम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप रेपो रेट बढ़ाते हैं तो आपका मनी सप्लाई क्या कर जाता है, कम हो जाता है, और अगर आप अपना रेपो रेट कम करते हैं तो मनी सप्लाई आपका बढ़ जाता है। दैट मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। नेक्स्ट इज योर LRR। LRR मैं बता चुकी, दो तरीके का है, CRR और SLR। CRR क्या है, जो आपको सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। SLR है जो आपको खुद बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं रिजर्व्स, ठीक है। देन यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होता है आपका, देखो, अगर आप कहते हो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक कहते हैं कि आपको जो ये रिजर्व्स हैं, यानी कि जो आपका LRR है, ये जो आपका LRR है या आपका CRR है या SLR है, कुछ भी, अगर आप इसको कहते हो कि बढ़ा दो, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर इसको बढ़ा दो, इसका मतलब आप रिजर्व्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, रिजर्व्स आपके बढ़ जाएंगे, रिजर्व्स आपके क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रिजर्व बढ़ने से क्या होगा, आपकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, आपकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेंडिंग कैपेसिटी कम होने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी लेंडिंग कम हो जाएगी, बोरोइंग कम हो जाएगी, ठीक है। लेंडिंग कम, बोरोइंग कम, तो साथ ही इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, पैसे की कमी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं इसका उल्टा कहती हूँ तो क्या होगा, अगर रिजर्व की फॉर्म में मैं ज़्यादा पैसा रख रही हूँ, कम पैसा रख रही हूँ, तो मेरी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेंडिंग और बोरोइंग बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर भी कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट कम्स आपके क्वालिटेटिव मेजर्स, जितने भी अभी तक हमने पढ़े दोज वर क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है, जिसमें आपको मनी सप्लाई से आप डायरेक्टली लिंक कर रहे थे, ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म्स में बात कर रहे थे। नेक्स्ट कम्स योर क्वालिटेटिव मेजर्स। तो सबसे पहला आपका मेजर क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे वर्ड है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज दैट अमाउंट विच इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, आपके लोन का जितना भी अमाउंट है और जितना आप उसके बदले में क्या दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, ठीक है, लोन का अमाउंट और जितना भी आपने सिक्योरिटी दी है, कोलेटरल सिक्योरिटी जो रखी है, उन दोनों की वैल्यू के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है, दैट इज़ योर मार्जिन, ठीक है, ये क्या होता है, आपका मार्जिन होता है। तो अगर बैंक क्या कर रहा है, इस मार्जिन को बढ़ा देता है, इसका मतलब अब आपको ज़्यादा सिक्योरिटी का अमाउंट रखना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा हैवी आपको अमाउंट रखना पड़ेगा आप कुछ भी लोन लेने के लिए। तो अब आप डिस्करेज हो गए लोन लेने के लिए, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। और इस केस के अंदर अगर वो कहते हैं कि मार्जिन हम कम कर रहे हैं, ठीक है, मार्जिन कम करने का क्या मतलब है, अब आपको सिक्योरिटी कम देनी पड़ेगी उतने ही लोन को लेने के लिए, तो उस केस के अंदर आप एनकरेज होंगे लोन को लेने के लिए, तो आपकी मनी सप्लाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर भी कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट कम्स मॉरल सुवेजन। मॉरल सुवेजन क्या होता है आपका, मॉरल सुवेजन आर सिंपली इट इज सिंपली दी परसुएशन, ठीक है, मॉरल सुवेजन वर्ड से आपको रिलेट होना चाहिए, परसुएड करना। जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, परसुएड करता है कमर्शियल बैंक्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, ठीक है, कुछ सर्कुलर पास कर देता है, कुछ नोटिसेस दे देता है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, आपका मॉरल सुवेजन जो है वो वर्क करता है। क्लियर। देन कम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, वर्ड से समझ आ रहा है, सिलेक्टिवली क्रेडिट देना, ठीक है। आप कुछ एरियाज के अंदर क्या कर रहे हो, अपने कुछ एरियाज के अंदर तो क्रेडिट दे रहे हो, ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हो, और कुछ एरियाज के अंदर कम क्रेडिट दे रहे हो। जैसे कि आप कहते हो अल्कोहल इंडस्ट्री में कम क्रेडिट दो, सिगरेट इंडस्ट्री के अंदर कम दो, क्योंकि ये हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन बींग्स। लेकिन वहीं अगर आप खादी इंडस्ट्री की बात करो तो वहाँ ज़्यादा आप लोन दो, ठीक है, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लोन दो, एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोन दो, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा लोन दो, ठीक है। तो दिस इज़ योर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कैपिटल मार्केट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैपिटल मार्केट। इसके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो वो आपको ध्यान देना है। कैपिटल मार्केट की बात कर लो या फाइनेंशियल मार्केट की बात कर लो या मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आपका एक ब्रॉडर टर्म होता है, उसके अंदर दो तरीके की मार्केट्स होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो इनको आपको पढ़ लेना है ढंग से, ठीक है। एक मिनट में आपको बताती हूँ। इसके अच्छे से नोट मैंने लिखे हुए थे, ये रहा। हाँ, तो आपका क्या है, एक फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, आपका एक पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर आपकी अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बात होती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम आपका किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। ये पांचों चीज़ें मिलकर आपकी क्या बनाती हैं? फाइनेंशियल सिस्टम बनाती हैं। अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? इट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड। सिंपली आपकी जितने भी पैसा है वो आप क्या करते हो, स्कार्स एरिया से, सरप्लस एरिया से, ठीक है, जहाँ पर आपके फंड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ से आप मोबिलाइज करते हो फंड टूवर्ड्स द स्कार्स यूनिट्स, ठीक है, जहाँ पर आपकी पैसे की कमी है। यानी कि सिंपली आप क्या कर रहे हो, सेवर से इन्वेस्टर की तरफ पैसा पहुँचा रहे हो, ठीक है, सेवर से इन्वेस्टर की तरफ पैसा पहुँचा रहे हो, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्लियर? तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या होते हैं? एक तो आप सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहे हो टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट और टूवर्ड्स मोर प्रोडक्टिव यूजेस। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, जो जितनी भी डिमांड है आपकी मार्केट के अंदर फंड्स की और जितनी भी सप्लाई है फंड्स की, उससे डिटरमिन करते हो आपकी प्राइस क्या रहने वाला है एसेट्स का। क्लियर? देन इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, बिल्कुल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो फॉर द सिक्योरिटीज, आप बेच सकते हो, वहाँ से खरीद सकते हो। देन इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल मार्केट से आप गेन कर सकते हो, आपको एडिशनल कॉस्ट लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। चलो, देन कम्स योर प्राइमरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट आपकी क्या होती है? प्राइमरी वर्ड से ही समझ आ रहा है, पहला, ठीक है। तो पहली बार जहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज़ इशू करी जाती हैं वो क्या होती है? प्राइमरी मार्केट। इसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। सिक्योरिटीज़ आर बीइंग इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार जब आपकी सिक्योरिटीज़ इशू करी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपके इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल्स, ठीक है। देन आप यहाँ पर फंड्स किस किस की फॉर्म में ले सकते हो? तो सबसे पहला है आपका इक्विटी शेयर्स, देन प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एंड डिपॉजिट्स, किसी की भी फॉर्म में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर? देन कम्स योर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? सेकेंडरी मार्केट इज द स्टॉक मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज जिसकी आप बात करते हो, ठीक है। जैसे आपका वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो आपका NSE और BSE जो है, BSE इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? यहाँ पर आपका रेगुलर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज चलता रहता है। यहाँ पर पहली बार आप इशू नहीं कर रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी इशूड आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके बीच में ट्रेड चलता रहता है, उनके बीच में ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपली योर सेकेंडरी मार्केट, एंड सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। आपकी जो कैपिटल मार्केट है उसी का पार्ट होते हैं आपके ये प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्लियर? चलो, देन नेक्स्ट इज सेबी, ठीक है। सेबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेबी का क्वेश्चन आता है कई बार पेपर के अंदर, तो आपको ध्यान देना है। सेबी आपका सबसे पहले तो आया कब था, कौन से ईयर के अंदर आया था? दिस वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1992, ठीक है, 1992 के अंदर आपका आया था सेबी। तो ये आपको ध्यान देना है, पेपर का क्वेश्चन ही है। तो सेबी के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या? सेबी के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? 3 तरीके के पहले तो फंक्शंस होते हैं, एक रेगुलेटरी फंक्शन होता है, एक डेवलपमेंट फंक्शन होता है और तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी फंक्शन क्या है कि ये पूरी मार्केट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का क्या मतलब है कि पूरा ध्यान रखता है, कैसे ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखता है, सब ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखता है, उनकी वर्किंग के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। देन कम्स योर डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन क्या है कि कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करता है। देन कम्स योर प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है? जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादातर जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होने देता या फिर आपके साथ कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं होने देता है, ठीक है, तो माल प्रैक्टिसेस से बचाता है। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सेबी, और अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको इन डिटेल भी पढ़ सकते हो, पर बेसिकली मैंने आपको बता दिया कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, 3 तरीके के, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, RDP फंक्शंस इसके होते हैं।
ये चीज़ हम कर चुके। देन हाँ, सेकेंडरी मार्केट, अब आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये सारे जो मेरे नोट्स हैं ये बेसिकली मैंने किसी और एग्ज़ाम के लिए बना रखे हैं, ठीक है, जिसको मैं अपीयर करने के लिए अभी सोच रही हूँ, तो उसके नोट्स हैं ये, आपको इतना इन डिटेल नहीं पढ़ना, बट बस ना ये आपको ध्यान देना है कि कब एस्टैब्लिश हुए थे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ था आपका 1875 में, ये लिख लो, ठीक है। तो उसी का आपका क्या कहते हैं इंडेक्स कौन सा है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही जो आपका इंडेक्स है वो क्या है, सेंसेक्स, ठीक है। इसके अंदर आपकी टॉप 30 कंपनीज होती हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1986 में आपका सेंसेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। देन कम्स योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब आया आपका, 1992 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। देन इसका कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है और ये 1996 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इनके बेस ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, वैसे बेस ईयर मैंने लिख रखे हैं पर फिर भी आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। बेस ईयर 1994-95 है आपका किसका, निफ्टी 50 का, और बेस ईयर है आपका सेंसेक्स का 1978-79, ठीक है। ये बेस ईयर्स पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, 2-3 बार पेपर में क्वेश्चन आया है आपका बेस ईयर से रिलेटेड। मैंने एक बेस ईयर की लिस्ट भी बना रखी है जो मैं इसी वीडियो में आगे आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अगर आपको यहाँ से भी देखना है तो आप देख सकते हैं। सॉरी, सो सॉरी। तो सेंसेक्स की आपका बेस ईयर क्या है, 1978-79, और निफ्टी 50 का आपका बेस ईयर क्या है, 1994-95। चलिए, देन कम्स योर डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन भी आजकल आपसे पूछने लग गया है। वो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स नाम से ही समझ आ रहा है, एनीथिंग विच इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अदर थिंग, ठीक है। आपकी एक एसेट है जिससे आप वैल्यू डिराइव कर रहे हो इन कॉन्ट्रैक्ट्स की। डेरिवेटिव आपके सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, किसी एसेट के ऊपर बेस्ड है, किसी कमोडिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये वीट का डेरिवेटिव है, यानी कि वीट की वैल्यू जैसे जैसे आपकी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो दिस इज सिंपली डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आपके 4 तरीके के होते हैं, एक फ्यूचर, फॉरवर्ड, तीसरा ऑप्शन, चौथा स्वॉप्स, ठीक है। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स आर द स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बोथ पार्टीज अग्री टू बाय एंड सेल अ पर्टिकुलर एसेट ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर, ठीक है। देखो फ्यूचर्स जो होते हैं ना आपके स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको इतना ध्यान देना है, यानी कि इनके एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड है कि आप इतनी ही क्वांटिटी ले सकते हो, इसी प्राइस के ऊपर ले सकते हो, ठीक है, इसी डेट के ऊपर आप लोगे इन द फ्यूचर, ठीक है। इन द फ्यूचर आप क्या करते हो, आज ही अग्री कर लेते हो कि आप इस एसेट को बाय और सेल करोगे, लेकिन एट दैट फ्यूचर डेट, ठीक है, एक फ्यूचर डेट के लिए आप आज ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जो आपकी है किसके ऊपर बेस्ड है, एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हर चीज़ आपकी पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड है। अब ये आपका लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए आपका यहाँ पर एक मीडिएटर होता है, दैट इज योर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आपके बायर और सेलर के बीच में काम करता है, तो इसलिए फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज योर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आपका क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 लोगों के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर भी आप क्या करते हो, किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, फ्यूचर में खरीदने के लिए आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर में फ़र्क क्या है, फॉरवर्ड आर नॉट स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और इन्हें स्टॉक एक्सचेंज जो है बीच में मीडिएट भी नहीं करता, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जो है एज अ मीडिएटर इनके बीच में वर्क नहीं करता, लेकिन फ्यूचर में एज अ मीडिएटर वर्क करता है। और फॉरवर्ड जो है आपके फॉरवर्ड जो आपके हैं स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते, यानी कि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली नहीं बता रखा होता, प्री डिटर्मिन यहाँ पर रेट नहीं होगा, प्री डिटर्मिन क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। देन कम्स योर स्वॉप ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस क्या होते हैं आपके, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बायर के पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि वो अपना जो ऑप्शन है उसे एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन आपको देता है राइट टू बाय, ठीक है, ये आपको क्या देता है, राइट टू बाय, और पुट क्या देता है, राइट टू सेल, ठीक है। देन बायर जो है उसके पास राइट होता है कि वो बाय या सेल करे, ठीक है, उसके पास राइट है, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में लगता है कि नहीं भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करना, तो वो उसको छोड़ सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको फुलफिल ना करे। लेकिन जो सेलर है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि हाँ उसे सेल या बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसके पास ऑप्शन होल्ड, जो ऑप्शन होल्ड कर रहा है, जिसको सेल करना है वो ऑप्शन, वो सेलर जो है उसके पास कोई भी आप ऑल्टरनेटिव नहीं होता रादर देन सेलिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इफ द बायर वांट्स हिम टू डू सो, ठीक है। लेकिन बायर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, उसके पास ऑप्शन होता है, क्लियर।
नेक्स्ट कम्स योर स्वॉप्स। स्वॉप्स क्या होते हैं आपके? स्वॉप का मतलब होता है सिंपली कि आप एक इंसान की कैश फ्लो पोजीशन के साथ अपनी कैश फ्लो पोजीशन को चेंज कर लो। स्वैप का मतलब क्या होता है? चेंज कर लेना, एक्सचेंज कर लेना। तो स्वैप्स आपके यूज़ करते हो आप तब जब आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुस गए, आपको नहीं पता था कि ये चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, और आपको इन फ्यूचर लगता है नहीं मुझे तो इस सिचुएशन से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप चाहते हो कि विदाउट इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकले, आप क्या कर पाओ, इस पोजीशन को चेंज कर पाओ। ठीक है, तो आप जैसे आपने क्या किया, फिक्स एक्सचेंज रेट के ऊपर आपने जाकर क्या कर लिया था, ट्रांजैक्शन ले ली थी। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट पर। लेकिन अब आपको लगता है कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो आपको लॉसेस इनकर कर दे रहा है। आप चाहते हो कि आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मिल जाए, तो आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन को एक ऐसे इंसान के साथ स्वैप कर लोगे जिसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अपनी टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को स्वैप कर देते हो, एक्सचेंज कर लेते हो। क्लियर? ज़्यादातर आपके जो डेरिवेटिव्स होते हैं दीज आर यूज्ड फॉर हेजिंग पर्पस। ठीक है, आपके हेजिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। अभी पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू कवर द रिस्क। ठीक है, आपके जितने भी रिस्क आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उनको कवर करने के लिए आपका यूज़ होता है हेजिंग फंक्शन, और हेजिंग के लिए ज़्यादातर हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कम्स योर बेसिल नॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिल नॉर्म्स जो है इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, मैंने वही आपको बताया, ये मेरे दूसरे एग्जाम के नोट्स हैं, इतना ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना होता, यूजीसी नेट के लिए नहीं पढ़ना होता। ठीक है, बस इसके अंदर आपको ना कुछ नॉर्म्स याद रखने हैं कि कितना नॉर्म उन्होंने बोला हुआ है। तो देखो आपको बेसिल 1 के अंदर क्या नॉर्म बोला था, CAR का 8%। ठीक है, 8% ये ध्यान देना है। देन बेसिल 2 के अंदर कितना बोला था CAR का उन्होंने, 8%। RBI ने कितना कह दिया था, 9%। ठीक है, RBI ने कितना कहा था, 9%, लेकिन बेसिल ने कितना कहा था, 8%। और टीयर 1 की कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 4%। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको बस इसके अंदर, और कुछ खास इसके अंदर ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। चलो देन कम्स योर IBC कोड 2016। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये आजकल इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है कभी एक आधा क्वेश्चन, आपको ध्यान देनी है। कुछ चीज़ें वो मैं बता देती हूँ जो पढ़ने लायक है, बाकी तो ये आपका खुद में ही एक अलग सा टॉपिक है, इसके लिए एक वीडियो बननी चाहिए, लेकिन आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लो। सबसे पहले तो लिक्विडेशन। ठीक है, लिक्विडेशन क्या होता है, सो ब्रिंगिंग बिजनेस टू एन एंड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट टू क्लेमेंट्स, यानी कि आप क्या करते हो, अपना बिजनेस जो है उसको बेच देते हो। ठीक है, उसको ख़त्म कर देते हो, और जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको आप बेच कर क्या करते हो, पैसा जितना भी आता है उससे अपने क्रेडिटर्स को पे आउट कर देते हो। दिस इज सिंपल लिक्विडेशन। देन कम्स रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है आपका, कि आप अपनी जो वैल्यू है बिजनेस की उसको इनहेरेंट कर रखते हो, उसको बचा कर रखते हो। ठीक है, आप कुछ ऐसी प्रोसेस लेकर आते हो, ऐसा कुछ तरीका लेकर आते हो जिससे आप इंसॉल्वेंट ना हो। ठीक है, जिससे आप बैंक करप्ट ना हो, आप क्या करो, अपना बिजनेस जो है उसके अंदर वैल्यू रिटेन कर पाओ। दिस इज सिंपली रेजोल्यूशन। देन कम्स आपका ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये पेपर का क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती है आपकी तब जब आपकी जो बैंक्स हैं उनका NPA इंक्रीज कर रहा हो। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, जो 90 डेज तक जिनसे कोई भी आपका ना तो इंटरेस्ट पेमेंट आ रही हो, ना ही कोई आपका इंस्टॉलमेंट पे हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसी आपकी एसेट्स क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं। जब आपकी ये बैंक्स की बढ़ने लग जाए, साथ साथ आपके जो कॉर्पोरेट हैं, ठीक है, जितना भी आपकी कंपनीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवीली इन डेट हो जाए, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर डेट आ जाए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लोन ले लिए हों, तो ये क्या हो जाता है, ये आपकी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती है। क्लियर? इसी के साथ मुझे एक और टॉपिक याद आता है आपका, क्या, ट्विन डेफिसिट। ठीक है, वैसे तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन ये पेपर के अंदर आया है काफ़ी बार, ट्विन डेफिसिट भी। ठीक है, तो ट्विन डेफिसिट क्या होता है आपका, ट्विन डेफिसिट होता है जब इकोनॉमी के अंदर हाई फिस्कल डेफिसिट भी हो। ठीक है, क्या हो, हाई फिस्कल डेफिसिट हो, और साथ ही में हाई करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो। ठीक है, समझ में आता है ये सबको, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो और हाई फिस्कल डेफिसिट भी हो। इन शॉर्ट आपका हाई BOP डेफिसिट भी हो और फिस्कल डेफिसिट भी हो, दोनों तरीके के होंगे तो ट्विन डेफिसिट होता है वो। ठीक है, ये भी पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आप लिख सकते हो।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी है नरसिम्हा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस, ठीक है। सबसे पहले तो आया कब था नरसिम्हा कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है पेपर में 1991 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट 1991 में था, सेकंड 1999 के अंदर था, 1999 या 1998, 1999 में ही था आपका शायद, ठीक है। देन नरसिम्हा कमेटी आपकी 1991 में आई थी। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको PDF में दे दूंगी, इनको आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंपली इनको लर्न ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको 3-4 बार आप पढ़ लेना, आपको लर्न हो जाएगा। तो जब मैं आपको PDF दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप इसे देख लेना। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन नरसिम्हा कमेटी जो 2 थी आपकी 1998 में जो सेटअप हुई थी, वो उसके भी आपको कुछ मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दे दी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। देन है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था, तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं, इन द ईयर 1926, ठीक है। तो ये कमीशन आपको ध्यान रखनी है। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1935 में हुआ था, ठीक है। मैं इसके फंक्शंस आपको बता ही चुकी हूँ, क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो यही आपको इसके अंदर पढ़ना है, क्लियर। देन कम्स योर इन्फ्लेशन का टॉपिक। इन्फ्लेशन का टॉपिक वैसे बेसिकली आपका मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक नहीं है तो ये आपका किसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक, उन दोनों में से हम किसी में इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इंडियन इकोनॉमी का ज़्यादा रहेगा, लेकिन वहाँ पर मैंने आपके साथ इसका डेटा शेयर किया था, ठीक है ना। जितना भी डेटा हमारा लेटेस्ट डेटा है वो मैंने शेयर किया था कि आपका CPI कितना है, WPI कितना चल रहा है, देन हेडलाइन इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, कोर इन्फ्लेशन, नॉन कोर इन्फ्लेशन। तो वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ क्या बताए थे, डेटा, ठीक है, कितना परसेंटेज चल रहा है, लेकिन उनका मतलब क्या है। अब वो अलग अलग तरीके की इन्फ्लेशन है ही क्या, या इन्फ्लेशन का ही क्या मतलब होता है, वो भी तो जानना ज़रूरी है पेपर के लिए, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। सो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज सिंपली राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। आपका जब प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल आपका क्या कर रहा हो, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा हो, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है इसमें डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है, जब आपका फॉल कर रहा हो प्राइस, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपका प्राइस क्या कर रहा हो, फॉल कर रहा हो, इसको हम नेगेटिव इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जब आपकी इन्फ्लेशन नेगेटिव में चली जाए। देन कम्स योर डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन इज सिंपली फॉल इन द पेस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। जिस रेट से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी वो रेट में कमी इज डिसइन्फ्लेशन, यानी कि आपकी इन्फ्लेशन तो अभी भी है, जैसे मानो आपकी पहले 10 थी इन्फ्लेशन, ठीक है, फिर आपकी कितनी हो गई, फिर आपकी हो गई 5 नहीं, आपकी हो गई 12, आपकी हो गई, मैं कहती हूँ इसमें 15, ठीक है, 15 हो गई। देन आपकी हो गई 17, देन आपकी हो गई 16, नहीं आपकी हो गई 18, ठीक है, फिर आपकी हो गई 19 या 18.5, ठीक है। इसमें देखो हो क्या रहा है, आपकी इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन के बढ़ने का दर कम हो चुका है। पहले 5% से था, फिर 2% से बढ़ा, फिर आपका 1% से बढ़ा, फिर 0.5% से बढ़ा। तो दिस इज डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है इकोनॉमी में, लेकिन उसके बढ़ने का रेट जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। दिस इज सिंपली डिसइन्फ्लेशन। पेपर का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था उन्होंने, ऐसा ही एग्जाम्पल था, आपको बताना था दिस इज डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सो दिस वॉज डिसइन्फ्लेशन। देन कम्स योर लोफ्लेशन। लोफ्लेशन क्या होता है आपका, जब परसिस्टेंट डिफ्लेशन चल रही हो, ठीक है, जब आपका परसिस्टेंटली आपकी बिजनेस साइकिल डिफ्लेशन के अंदर चल रही हो, दैट इज नोन एज लोफ्लेशन, जब बिल्कुल ही लो लेवल पर हो आपकी इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज योर स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, जब आपके कुछ आइटम्स के अंदर, मतलब आपकी जो पूरी बास्केट ऑफ आइटम्स है जिसके ऊपर आप इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हो, उनमें से कुछ आइटम्स के ऊपर क्या हो, हैवी इन्फ्लेशन चल रहा हो एज कम्पेयर टू अदर आइटम्स, ठीक है। दूसरे आइटम्स के अंदर इतना इन्फ्लेशन नहीं है, बट कुछ आइटम्स के अंदर एकदम एक्सटेंसिवली इन्फ्लेशन आ रहा है। नेक्स्ट कम्स योर स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में वर्ड ही है आपका क्या, एक तो स्टैगनेंट और एक इन्फ्लेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे स्टैगफ्लेशन तो शायद इंडियन इकोनॉमी में बताया था या मैक्रो में बताया है, ठीक है, उन दोनों में से ही किसी ने बताया। सो दिस इज स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि जब आपकी इकोनॉमी क्या हो, आपकी इकोनॉमी स्टैगनेंट हो, उसमें कोई ग्रोथ ना आ रही हो, ठीक है, GDP आपका नहीं बढ़ रहा है, बट इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है।
तो दिस इज सिंपली स्टेट एज स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन यहाँ आपकी क्या होती है, जो फिलिप्स कर्व को खत्म करती है, ठीक है। फिलिप्स कर्व जो आपका कॉन्सेप्ट था A.W. फिलिप्स ने दिया था, वो स्टैगफ्लेशन के आने के बाद ही आपका खत्म हो चुका था, ठीक है। जो फिलिप्स कर्व है वो कैसा रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, इनवर्स। तो स्टैगफ्लेशन के आने से क्या हुआ था, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया था, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट जो है वो फेल कर गया था। नेक्स्ट इज योर हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, टोटल इन्फ्लेशन आपकी जितनी भी है, चाहे कोर के ऊपर हो या नॉन कोर इन्फ्लेशन हो, ठीक है। सेकेंड इज योर कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन होती है ऐसे आइटम्स के ऊपर आप इन्फ्लेशन मेजर करते हो जिनका प्राइस स्टेबल है, ठीक है। यानी कि आप फूड और फ्यूल को यहाँ पर क्या कर देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो। नेक्स्ट इज योर नॉन कोर इन्फ्लेशन। तो इसमें आप सिर्फ फूड और फ्यूल के बारे में बात करते हो, यानी कि उनके प्राइस, उन आइटम्स के प्राइस जिनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। देन ये आपकी और कुछ तरीके की इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है डिमांड पुल। डिमांड पुल क्या होता है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। अब ये किस किस वजह से हो सकता है, कि तब होगा जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। सप्लाई आपकी उतनी है लेकिन डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, आपकी एग्रीगेट डिमांड मोर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। दिस इज सिंपली डिमांड पुल। कॉस्ट पुश क्या होती है, जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम कर जाए, जैसे, ठीक है, आपका एग्रीगेट डिमांड में चेंज नहीं आ रहा पर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉजिंग इन्फ्लेशन। अब ये किस लिए होती है, बेसिकली आपकी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने लगती है, ठीक है, जब आपकी इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ने लगती है तब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है, जब आपकी एक कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है, जब वो डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है, उस बीच क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। अलग अलग चीज़ों की में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, अलग अलग चीज़ों की डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, इसीलिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है। दैट इज सिंपली स्ट्रक्चरल। फर्स्ट इज ओपन इन्फ्लेशन, नेक्स्ट इज सप्रेस, ठीक है। ओपन इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, उसको मूव करने देती है। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होती है जिसको गवर्नमेंट सप्रेस कर देती है, मतलब रोक लेती है, जैसे कि आपका एसेंशियल गुड्स जो होते हैं, एसेंशियल गुड्स के अंदर इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज योर क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जब 3% से कम हो तो क्रीपिंग। ट्रॉटिंग जब 3 से 10% के बीच में हो। गैलोपिंग जब 10 से 20% के बीच में हो। और हाइपर इन्फ्लेशन जब आपका मैनी फोल्ड आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही हो, तो यानी कि 100% से 200% तक आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही हो, ठीक है। देन कम्स, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो अभी पेज आपको दिख रहा है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके देखो कौन कौन से हैं। एक तो ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स, दूसरे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, चौथा आपका रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, टोटल 17 हैं, जिनमें से 9 को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। पेपर का क्वेश्चन है, कितने रेगुलेट करता है आरबीआई, 9 रेगुलेट करता है, ठीक है। देन स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन आपके कौन कौन से हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो 9 रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, उसके अंदर जो 6 हैं, 6 तो हैं आपके टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और 3 हैं आपके रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पर्पस, ठीक है। एक कुछ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और कुछ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, ये ध्यान देना है कितने कितने हैं। फिर ये कौन कौन से हैं ये भी ध्यान देना है, ठीक है। एक है आपका आईडीबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में आया था, इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आईएफसीआई, इंटरनेशनल इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देन आपका ये है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी। 1948 के अंदर आया था आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आईआईबीआई, दिस इज इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो 1971 में। देन आपका टीएफसीआई, ठीक है, दिस इज टीएफसीआई, 1989 में आया था, दिस इज टूरिज्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आईडीएफसी, ठीक है, आईडीएफसी कब आया था आपका, 1997 के अंदर आया था, ठीक है। 1997 या 1991 ये कुछ क्लियर नहीं है, इसको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, आईडीएफसी आपका कब आया था। नेक्स्ट इज योर एग्जिम बैंक, ये तो पेपर में कितनी बार आ चुका है, एग्जिम बैंक 1982 के अंदर आपका आया था, ठीक है। देन नबार्ड, नबार्ड का भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया कि कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था नबार्ड, तो नबार्ड जो है वो रेकमेंड किया था शिवा रमन कमेटी ने, ठीक है, तो ये पेपर का क्वेश्चन है।
शिवारमन कमेटी ने रेकमेंड किया था आपका नाबार्ड, शिवारमन, ठीक है। देन योर NHB नेशनल हाउसिंग बैंक 1989 के अंदर, देन सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 के अंदर, ठीक है। देन आपके कुछ NBFIs हैं, इनकी भी डेट्स इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका 1948 में यहाँ पर ही आ गया आपका, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपका 1951 में। देन ICICI आपका कब आया, 1955 में। IDBI और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब आए, 1964 में। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब आई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में। जनरल इंश्योरेंस कब आई, 1972 में। IRBI जिसको अब आप IIBI भी कहते हो, 1971 के अंदर आया। देन आपका IRDA कब आया, 1999 में। इन सब की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आज पूछी जा रही हैं, तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो आपको कहा था कि बेस ईयर्स का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है, तो बेस ईयर्स देख लो। BSE सेंसेक्स का 1978-79, निफ्टी 50 का 1995, CPI का 2012, GDP का 2011-12, WPI का 2011-12, इन सब के बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, तो ध्यान देना। देन कम्स योर SLR, ठीक है, तो SLR के ऊपर भी क्वेश्चन एक दो बार मैंने देखा है पेपर के अंदर, ठीक है, तो वो भी आप देख लो। SLR जो है उसकी मिनिमम कितनी थ्रेश होल्ड थी 25% और मैक्सिमम कितनी थी 40%, जो कि 25% तो अब बिल्कुल रिमूव कर दी गई है, ठीक है, कोई भी लोअर लिमिट नहीं है अब हमारी, इसीलिए SLR हमारा कितना चल रहा है अभी 18%, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 40%, ये आपकी अभी तक उन्होंने बचाई हुई है कि मैक्सिमम आप SLR 40% कर सकते हो। तो SLR के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, एक एक्सेस रिजर्व्स, एक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, एंड लास्ट इज करंट अकाउंट बैलेंस डिवाइडेड बाय आपकी टोटल जितनी भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, ठीक है, जितनी आपकी टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पेपर का ही क्वेश्चन है ये। देन ये आपसे बार बार उन्होंने डेट्स पूछी हैं कुछ, वो मैंने लिख दी, ठीक है। एक तो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स आपका कब हुआ था, जिसके अंदर आपके 14 बैंक पहली बार नेशनलाइज किए गए थे। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेट से पब्लिक बैंक्स में कन्वर्ट कर देना, तो 1969 के अंदर हुआ था वो। देन नरसिम्हा कमेटी 1 कब आई थी आपकी, 1991 के अंदर, ठीक है। देन फेमा कब आया था आपका 1999 में, और फेरा कब आया था 1973 में, ठीक है। एग्जिम बैंक 1982 में। MRTP एक्ट आपका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में। देन कंपटीशन एक्ट वाज केम इन 2002। अब ये बहुत बार पेपर में आया है कि कंपटीशन एक्ट ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है, ठीक है, तो MRTP को रिप्लेस किया है उसने, ठीक है। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि MRTP को किसने रिप्लेस किया है, तो कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया है, ठीक है। सो इसके बाद हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा मनी एंड बैंकिंग यूनिट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, और इसके अंदर से स्कोर करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आपको दो चीज़ें अभी इस वीडियो के बाद देखनी है, वो क्या है, एक है उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन, ठीक है, उर्जित पटेल की कमेटी की रिकमेंडेशंस आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देन एक आपको पढ़नी है रंगराजन की कमेटी की रिकमेंडेशंस, ठीक है। इन दोनों कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़ लेना, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। वो मेरे नोट्स के अंदर नहीं था क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट पर बस उसको पढ़ कर ही गई थी, तो नोट्स में नहीं अवेलेबल था, तो मैंने उसको नहीं करवाया है अभी। लेकिन आप जाते ही एक बार सर्च करना बस गूगल के ऊपर कि उर्जित पटेल की रिकमेंडेशंस और रंगराजन की रिकमेंडेशंस, आपको दोनों पढ़ लेनी है, पेपर के अंदर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका मनी एंड बैंकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, बहुत अच्छे से अपना पेपर जो है वो लिख कर आना। 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम होगा। JRF इस बार आप लेकर ही आओगे, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने आपको लिंक दे ही रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिलेगा लिंक्स के फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पर जाकर मुझे ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, या क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या आपको डिफ़िकल्टी आई, या क्या आपको मेरी वीडियोस से हेल्प मिली या नहीं मिली, ठीक है, तो ज़रूर से मुझे बताना। और इसके बाद मैं एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आने वाली हूँ, कल जो है मैं उसको मोस्ट प्रोबेबली सुबह सुबह ही मैं उसको पोस्ट कर दूँगी, ताकि आपको आसानी हो कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पेपर स्पेसिफिकली, पेपर 1 भी बताऊंगी, बट पेपर 2 को ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो
उस वीडियो को आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अपनी रिवीजन कीजिए, बिल्कुल चिल्ड आउट रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।